Hello friends, I hope you all are doing good. Today I am going to tell you about the memory techniques or we can also say that mnemonics. आज हम memory techniques या फिर mnemonics जिसको कहा जाता है वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक ह्यूमन जो है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी मटेरियल को जब मेमोराइज करता है तो वो किन टेक्निक्स को यूज़ करे या किन निमोनिक्स को यूज़ करे या किन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करे जिससे वो इंफॉर्मेशन या वो मटेरियल उसकी मेमोरी में लॉन्ग लास्टिंग या एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक रिटेन रह सके उसकी मेमोरी में। तो उसके लिए हमें कौन सी मेमोरी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो यहाँ पे मैंने टोटल 7 मेमोरी टेक्निक्स या जिसको हम निमोनिक्स भी कहते हैं वो मेंशन की हैं। अब वन बाय वन हम इनको डिटेल के साथ विद एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में जब कोई भी मटेरियल या कोई भी इंफॉर्मेशन मेमोराइज करते हो तो कैसे इन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हुए आपके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन एक लॉन्ग टर्म तक रिटेन करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली जो टेक्निक है हमारे पास वो है मीनिंगफुलनेस। मीनिंगफुलनेस क्या है? ये सबसे पहली जो है वो मेमोरी टेक्निक है या निमोनिक स्ट्रैटेजी है। अब नाउ मीनिंगफुलनेस इज़ व्हाट? मीनिंगफुलनेस क्या है कि रिसर्चर्स क्या कहते हैं कि जब हम किसी इंफॉर्मेशन को, वो इंफॉर्मेशन जो कि मीनिंगफुल है, एक होती है मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन, एक होती है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मीनिंगलेस और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है कि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो कि आप उसको इजीली एनकोड कर सकते हो, इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, जबकि मीनिंगलेस इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंसलेस होती है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, ना ही आप उसको इजीली एनकोड कर सकते हो। वो आपके लिए थोड़ा टिपिकल होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है तो एक 2 सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक फर्स्ट है, उसमें अगर आप देखो जो वर्ड्स हैं आपके पास एक मीनिंग लेस जो है वो इन्फॉर्मेशन है जो फर्स्ट लाइन में है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल में है। एक सेकंड एग्जाम्पल दी गई है, उसमें लिखा हुआ है वेदर इज़ कोल्ड। वो क्या है? एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, जबकि यही चीज़ बिल्कुल ऊपर भी लिखी गई है, फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखी गई है, लेकिन वो मीनिंगलेस है। तो रिसर्चर्स क्या कहते हैं कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है तो उसको हम इजीली एनकोड कर सकते हैं और वो हमारी मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहती है। इसको कहा जाता है मीनिंगफुलनेस, कि मीनिंगफुल मटेरियल जो है उसको एनकोड करना, उसको स्टोर करना और उसको रिट्रीव करना जो है वो ईजी होता है एज़ कम्पेरेटिव टू मीनिंगलेस मटेरियल के, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया। सेकेंड टेक्निक और सेकेंड स्ट्रेटजी है हमारे पास विजुअल इमेजरी। विजुअल इमेजरी को आप किस तरह यूज़ करते हो? विजुअल इमेजरी क्या है कि जब आप कोई इंफॉर्मेशन मेमोराइज़ कर रहे हो, जब कोई मटेरियल मेमोराइज़ कर रहे हो तो आप उसकी एक मेंटल पिक्चर जो है वो अपने माइंड में बनाते जाओगे और इस तरह से उस इंफॉर्मेशन को, उस मटेरियल को रिमेंबर करते जाओगे बाय मेकिंग द मेंटल पिक्चर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन और मटेरियल। वो इमेज या वो मेंटल पिक्चर जो कि आप अपने माइंड में बना रहे हो वो विविड होनी चाहिए, मीन्स के बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दी गई है कि आप जो है वो किसी एग या फिर ऑमलेट बनाने की प्रैक्टिस करते हो या आप जो है वो ऑमलेट बनाना सीख रहे हो, तो आप क्या करोगे कि उस ऑमलेट बनाने की जो वीडियो है आप देख रहे हो कि किस तरह जो है वो ऑमलेट बनाया जाता है या कोई भी और रेसिपी जो है वो आप लर्न कर रहे हो, तो आप उसको किस तरह मेमोराइज़ कर सकते हो कि जब आप उसको लर्न करो, उस इंफॉर्मेशन को, उस मटेरियल को, उन स्टेप्स को, तो आप उसकी एक मेंटल पिक्चर जो है वो अपने माइंड में बनाते जाओगे। इसको कहते हैं विजुअल इमेजरी। इसके अलावा आप अगर ड्राइविंग सीखते हो, बाईसाइकिल जो है वो सीखते हो, तो उसको भी आप इसी तरह से उसकी मेंटल पिक्चर अपने माइंड में जो है वो बनाते जाओगे और इससे वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रिटेन रहेगी। सो दैट वी कॉल विजुअल इमेजरी। इसको सिंपली इमेजरी भी कहा जाता है। थर्ड जो टेक्निक है हमारे पास वो है पैगबोर्ड टेक्निक। पैगबोर्ड टेक्निक जो है ये विलियम जेम्स ने जो है इस पे काम किया था। पैगबोर्ड टेक्निक क्या है? सबसे पहले आप ये समझो कि पैगबोर्ड हम किसे कहते हैं। पैगबोर्ड जो है
ये हम यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट मार्ट्स में यूज़ होता है। मतलब ये पैग बोर्ड जो है ना, चीज़ों को, जो छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स होती हैं उसको हैंग करने के लिए जो है हम पैग बोर्ड, या एक बोर्ड होता है जिस पे हुक्स लगी हुई होती हैं, जिस पे कीलें लगी हुई होती हैं, उन हुक्स के साथ या उन कीलों के साथ हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ है, लाइक फॉक है, पेंसिल बॉक्स है, कैलकुलेटर बॉक्स है, एक्सेट्रा, तो मार्ट में आप देखते हो कि किस तरह से वो चीज़ें जो हैं वो हैंग हुई भी होती हैं उन हुक्स के साथ उस पैग बोर्ड पर, तो उसको कहा जाता है पैग बोर्ड। इसके अलावा अगर हम देखें गैराज में, हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने डिफरेंट साइज़ के जो टूल्स होते हैं वो हैंग किए हुए होते हैं एक बोर्ड के ऊपर। वुड का बोर्ड होता है, उसके ऊपर हुक्स लगी हुई होती हैं, उसके साथ उन्होंने जो डिफरेंट उनके टूल्स होते हैं गैराज वालों के, तो उन्होंने जो है वो उसके ऊपर हैंग किए हुए होते हैं, तो उसको पैग बोर्ड कहा जाता है। तो यही पैग बोर्ड टेक्निक जो है वो हम किसी भी इंफॉर्मेशन को मेमोराइज़ करने के लिए, उसको अपनी मेमोरी में लॉन्ग लास्टिंग रिटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो है अपने माइंड में कुछ पैग्स जो है वो उसका एक सेट जो है पहले डिज़ाइन कर लेते हो, ठीक है। वो पैग्स जो है वो कुछ भी हो सकती हैं। पैग्स क्या है, वो हुक्स जिसके ऊपर आप वो इन्फॉर्मेशन हैंग करोगे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, जो गैराज है वहाँ पे वो बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड के ऊपर पैग्स क्या हैं, वो कीलें, वो हुक्स। इसी तरह से आपके माइंड में क्या होता है, एक बोर्ड है उसके ऊपर वो पैग्स क्या हो सकती हैं, आपके माइंड में पैग्स जो हैं वो कोई नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई राइम भी हो सकती है, कोई वर्ड्स भी हो सकते हैं, कोई लेटर्स भी हो सकते हैं। आप के माइंड में वो लेटर्स, वो वर्ड्स, वो नंबर्स, वो सीरीज़ या वो राइम जो है वो एज अ पैग जो है वो सर्व करेगी। उन पैग के साथ आप क्या करते हो, जो इन्फॉर्मेशन आपने मेमोराइज करनी है उसके साथ उसको एसोसिएट कर देते हो बाय यूजिंग अ विविड पिक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, आपने जो है वो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी रिमेंबर करनी है, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को रिमेंबर करने के लिए आपने क्या किया, पैगबोर्ड टेक्निक का यूज़ आप कैसे करोगे, आपने जो है वो कुछ वर्ड्स जो है वो एज अ पैग जो है वो ले लिए और कुछ नंबर्स के साथ उसको जो है वो एसोसिएट किया है। अब आप हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी जो है वो किस तरह पैगबोर्ड टेक्निक के थ्रू लर्न करोगे या मेमोराइज करोगे, आप क्या करोगे कि आपने जो है वो कुछ नंबर्स जो है वो अपने माइंड में एक उसका सेट बनाया। यहाँ पे हमने नंबर्स लिए हैं 1 to 10 4, सपोज आपके पास 10 पॉइंट्स हैं हिस्ट्री में, वो आपने जो है वो मेमोराइज करने हैं। तो आपने एक सेट बनाया अपने माइंड के अंदर 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या है, ये पैग्स हैं। इन पैग्स के साथ आप क्या करोगे, वो इन्फॉर्मेशन जो आपने मेमोराइज करनी है उसको उसके साथ एसोसिएट करते जाओगे उन नंबर्स के साथ, उन पैग्स के साथ। जैसे 1 के साथ आपने एसोसिएट किया विलहेल्म वुंड को, और विलहेल्म वुंड की आपने एक पिक्चर जो है वो अपने माइंड में बनाई कि विलहेल्म वुंड को आपने नंबर 1 के साथ एसोसिएट किया। और विलहेल्म वुंड क्या कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर कि विलहेल्म वुंड के बारे में क्या है कि वो जो है वो उन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी बनाई थी साइकोलॉजी के अंदर, इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन है, आपने उसको पैग 1 के साथ जो है वो एसोसिएट कर दिया। इसके बाद सिगमंड फ्राइड, जिनका साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट से रिलेट करते हैं, वो उन्होंने जो है वो ड्रीम्स पे काम किया, तो उसको जो है वो आप पैग 2 के साथ एसोसिएट कर दोगे। इसी तरह जेबी वॉटसन, उसको 3 के साथ एसोसिएट किया। और बीएफ स्किनर जो आपके पास 4th पॉइंट है हिस्ट्री के अंदर, उस बीएफ स्किनर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है नोटबुक में, आप उस इंफॉर्मेशन को, उस बीएफ स्किनर को उस 4th पैग के साथ एसोसिएट करते जाओगे। तो इस तरह क्या होगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो हिस्ट्री के 4 पॉइंट्स हैं, वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। अब जब फ्यूचर में आप नंबर 1 को रिकॉल करोगे तो उस नंबर 1 के साथ विलहेल्म वुंड का जो एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है वो रिकॉल हो जाएगा आपको। इसी तरह जब आप नंबर 2 पे आओगे तो उससे रिलेटेड सिगमंड फ्राइड जो है वो आपको रिकॉल हो जाएंगे। नंबर 3 पे आओगे तो जेबी वॉटसन का जो कॉन्सेप्ट आपने मेमोराइज किया था वो आपको रिकॉल हो जाएगा। इसी तरह नंबर 4 आने पे आपका जो बीएफ स्किनर का कॉन्सेप्ट है वो आप रिकॉल कर सकोगे इजीली बाय यूजिंग दिस पैगबोर्ड टेक्निक। 4th है हमारे पास मेथड ऑफ लोकाई। मेथड ऑफ लोकाई जो है ये भी एक मेमोरी टेक्निक है, ये भी एक निमोनिक टेक्निक है। मेथड ऑफ लोकाई को मेमोरी पैलेस टेक्निक भी कहा जाता है।
ये टेक्निक आप कैसे यूज़ करते हो? इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में किसी लोकेशन का एक मैप होना ज़रूरी है। ऐसी लोकेशन जिसकी क्लियर मैप आपके माइंड में मौजूद हो, मतलब कोई आपकी फेवरेट कोई प्लेस हो सकती है, कोई आपकी ऐसी फेवरेट लोकेशन जिसकी एक एक पॉइंट या एक एक रूम की लोकेशन एग्जैक्ट आपको क्या चीज़ कहाँ पड़ी होती है वो आपको बिल्कुल याद है। मतलब इस तरह आपको एक फेमिलियर लोकेशन आपके माइंड में उसका मैप बना हुआ होना चाहिए, तभी आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। तो यूजुअली हमारा घर, ठीक है, हमें अपने जो जिस घर में हम रहते हैं या कोई आपका स्कूल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका वो रूट जहाँ जिस रूट को आप स्कूल जाने के लिए रोज़ यूज़ करते हो या फिर यूनिवर्सिटी जाने के लिए या वॉटेवर, कोई भी रूट हो सकता है, मतलब कोई भी लोकेशन होना ज़रूरी है आपके माइंड में। फिर आप क्या करते हो, उस लोकेशन के साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन या वो मटेरियल जो आप लर्न करना चाहते हो उसको एसोसिएट करते जाते हो उस लोकेशन के साथ। फिर इस तरह फ्यूचर में जब आप उस लोकेशन को एक्टिव करते हो अपने माइंड में, तो उस लोकेशन के साथ आपने जो भी इन्फॉर्मेशन एसोसिएट की हुई होती है वो रिकॉल हो जाती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि फॉर सपोज आप जो है वो साइको एनालिसिस उस थ्योरी को जो है वो आप रिमेंबर करना चाहते हो, उसको आप मेमोराइज करना चाहते हो, और आप यहाँ पे मेथड ऑफ लोकाई यूज़ करते हो, इस टेक्निक को यूज़ करते हो। तो आप क्या करोगे कि आपका जो लोकेशन है, फॉर सपोज आपने अपने घर की लोकेशन ली है, आपके घर में जो है वो सबसे पहले जो है जैसे ही आप गेट खोल के एंटर होते हो तो सबसे पहले आपके घर में कारपोर्च आता है। कारपोर्च के साथ आपने साइको एनालिसिस का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है उसको एसोसिएट कर लिया। फॉर सपोज उसकी जो हिस्ट्री का जो पॉइंट था उसको आपने जो है वो एसोसिएट किया कारपोर्च के साथ। उसके बाद जो है वो आप टीवी लाउंज में एंटर होते हो। टीवी लाउंज के साथ आपने जो है वो साइको एनालिसिस की डेफिनेशन के बाद या उसकी हिस्ट्री के बाद आप जो है वो उसकी मेन डेफिनेशन पे आए, उसको एसोसिएट कर दिया। फिर टीवी लाउंज के बाद आपका किचन आता है। किचन के साथ जो है वो आपने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी जो कि सिगमंड फ्राइड ने प्रपोज की थी उसको जो है वो एसोसिएट कर दिया। फिर उसके बाद बेडरूम है, तो बेडरूम के साथ आपने जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को जो है वो एसोसिएट कर दिया, एंड सो ऑन। तो इस तरह आप जो है वो इन्फॉर्मेशन को उस लोकेशंस के साथ एसोसिएट करते रहते हो, और फिर फ्यूचर में जब आपको उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने की ज़रूरत होती है तो आप जो है वो उन लोकेशन को अपने माइंड में एक्टिव करते हो, जिसके रिज़ल्ट में वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके माइंड से रिकॉल हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिस एक्टिविटीज़। प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ भी हमारे पास एक टेक्निक है। प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन या जो मटेरियल मेमोराइज करना चाहते हो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो, आप उसको डिवाइड कर लेते हो, उसको स्प्रेड आउट कर लेते हो इन डिफरेंट स्टडी सेशंस। फॉर सपोज एक चैप्टर आपने जो है वो मेमोराइज करना है, आपने क्या किया, उस चैप्टर को जो है वो ब्रेक कर लिया पार्ट्स में। कुछ पार्ट आपने जो है वो कुछ टाइम पढ़ा, उसके बाद कुछ ब्रेक लिया, उसके बाद आपने जो है वो कुछ पार्ट स्टडी किया, फिर आपने जो है वो थोड़ा ब्रेक ले लिया, फिर आपने कुछ पार्ट जो है वो स्टडी किया। इसी तरह फॉर सपोज आपके पास एक वीक का पीरियड है, 1 वीक का पीरियड है, आपके पास टाइम है, उस 1 वीक में आपने जो है वो एक सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट करना है। तो आप ये नहीं करोगे कि बिल्कुल आखिरी रात को कि आपका एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे और लास्ट नाइट जो है वो आप पूरा जो सब्जेक्ट है उसको कवर करो। इससे बेहतर है कि आप क्या करो कि उस होल वीक के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा जो है वो रोज़ कवर करो। इससे क्या होगा कि वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में जो है वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगी। इसको कहा जाता है प्रैक्टिस एक्टिविटीज़। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट कंडीशन। कॉन्टेक्स्ट कंडीशन क्या है? A technique in which remembering is easier when we do it under conditions that are similar to those that we originally learned. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एग्ज़ाम है, तो अब आप अपने एग्ज़ाम के लिए जो इन्फॉर्मेशन मेमोराइज़ कर रहे हो उसको किस तरह मेमोराइज़ करो, उस एग्ज़ाम का जिस तरह कॉन्टेक्स्ट होता है, मतलब जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो उस वक्त जिस तरह आपकी सिटिंग पोजीशन होती है, जिस तरह का आपका इन्वायरमेंट होता है, आप कोशिश ये करो कि जब आप उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो उस वक्त भी आपका इन्वायरमेंट, आपकी सिटिंग पोजीशन उसी तरह से हो जैसे उस वक्त एग्ज़ाम देने के दौरान होती है किसी भी इंडिविजुअल की। तो इसको कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट कंडीशन, कि उसी कॉन्टेक्स्ट में आप उस इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज़ करो जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना है।
जैसे आप एग्ज़ाम के लिए जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं हम, तो हम जो है वो बैठे हुए होते हैं, हमारे जो है वो डेस्क के ऊपर हमारा पेपर होता है और हम उसको जो है वो लिख रहे होते हैं, और हमारा एनवायरनमेंट किस तरह का होता है कि वहाँ पे बिल्कुल सुकून होता है, कोई बातचीत नहीं हो रही होती। तो आप जो है वो कैसे मेमोराइज़ करो, उस एग्ज़ाम के लिए आप जब पढ़ रहे होगे तो आप जो है वो अपना आपका एनवायरनमेंट भी इसी तरह से होना चाहिए। मतलब जब आप पढ़ रहे हो उस पेपर के लिए तो आप लेट के ना पढ़ो, आप म्यूज़िक सुनते हुए ना पढ़ो, बल्कि आप जो है वो बैठ के एक साइलेंट इन्वायरमेंट के अंदर एक साइड पे कमरे में बैठ के फिर अगर आप उसको पढ़ते हो तो वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रिटेन रहती है एज़ कम्पेरेटिव टू अगर आप जो है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में उस इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज़ करो और पेपर वाले दिन जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो अलग है। तो ये भी एक मेमोरी टेक्निक है जिसको कॉन्टेक्स्ट कंडीशन कहा जाता है, कि उसी कॉन्टेक्स्ट में आप इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज़ करो जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने वो इन्फॉर्मेशन रिकॉल करनी है। लास्ट टेक्निक है हमारे पास SQ3R टेक्निक। SQ3R क्या है? दिस टेक्निक इंक्लूड सर्वे। S मीन्स सर्वे, Q मीन्स क्वेश्चन, 3R मीन्स रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। सबसे पहले मतलब जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी मटेरियल आपने मेमोराइज़ करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, उस चैप्टर को या उस इंफॉर्मेशन को एक सर्वे कर लो। मतलब एक थॉरोली आप क्या करो, उन तमाम उस चैप्टर में जो भी हेडिंग्स हैं, जो भी सब हेडिंग्स हैं, उनको जो है वो एक दफ़ा सर्वे कर लो। उसको आप एक दफ़ा सिर्फ देख लो, ठीक है, उसको पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखना है। उसके बाद उसको बंद करो बुक को, उस चैप्टर को, और ख़ुद से क्वेश्चन करो जो आपने हेडिंग्स अभी देखी हैं, उन हेडिंग्स के बारे में आपको क्या लगता है कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। फॉर सपोज आप जो है वो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है वो चैप्टर मेमोराइज़ करना चाहते हो, आपने पूरा बिहेवियरिज्म के जो नोट्स थे आपके पास, आपने सारा उसको सर्वे कर लिया, एक दफ़ा सारे खोल के देख लिए कि उसमें कौन कौन सी हेडिंग्स हैं और क्या क्या सब हेडिंग्स हैं। अब आपने उसको बंद किया, क्लोज़ किया। अब आप जो है वो खुद से क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या क्या जो है वो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है, और उन क्वेश्चन को अब आप आंसर करने की कोशिश कर रहे हो। क्वेश्चन के बाद थर्ड पे आता है 3R। 3R में जो फर्स्ट R है वो है रीड। अब आप जो है वो उन नोट्स को फिर से खोलोगे और फिर उन तमाम नोट्स को जो है वो एक दफ़ा रीड कर लोगे। सेकंड R कौन सा है, वो है रिसाइट। रीड करने के बाद आप क्या करोगे, एक दफ़ा आपने रीड कर लिया, अब आप उस पूरी इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करते हो। एक दफ़ा आपने बुक की वर्डिंग को रीड कर लिया है, आपने जो भी उस बुक की वर्डिंग को रीड करने के बाद आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको अपनी वर्ड्स के अंदर समराइज़ कर लिया कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन है, ये चीज़ जो है वो समझ आई है। आपने एक कंक्लूजन जैसे हम कहते हैं उस तरह से आपने उसको एक समरी की फॉर्म में जो है वो अपने ओन वर्ड्स में उसको रिसाइट कर लिया। फिर आता है रिव्यू। अब जो भी इंफॉर्मेशन आपने अभी रिसाइट की मतलब समराइज़ की अपने वर्ड्स के अंदर, जो कि आपकी मेमोरी में इंफॉर्मेशन वो रिटेन हो गई है, ठीक है, आपने जो रिसाइट किया उसको तो वो इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी में रिटेन हो गई। अब आप क्या करते हो, उसको रिव्यू करते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है उसको फिर से उस चैप्टर को अगेन स्टार्ट से देखना शुरू करते हो और एंड तक जो है वो उसको रिव्यू कर लेते हो। फिर आप खुद से रिव्यू करने के दौरान ही आप खुद से क्वेश्चन भी कर रहे होते हो कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने पढ़ी है और क्या मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं या फिर नहीं। और फिर आप जो है वो थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद इस इंफॉर्मेशन को रिव्यू करते रहते हो। तो इसको कहा जाता है SQ3R टेक्निक, जिसमें सबसे पहला R जो है वो रीड है, सेकंड R रिसाइट एंड थर्ड जो R है वो है रिव्यू। So this is all about the memory techniques. If you have any question, you may ask me in the comment section. Thank you so much.